कम इन, वो उच्च स्वर में बोला। रघु शेट्टी ने भीतर कदम रखा। वो कोई 40 साल का दरमियाने कद का कसरती बदन वाला आदमी था, जो कि निगाह में बॉक्सर या फुटबॉल का खिलाड़ी लगता था। उसने सोलंकी का एक अभिवादन किया और खामोशी से उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। मुरुड में कल किसी वक्त विलासराव मोडक का कत्ल हो गया है, सोलंकी बोला। साथ में उसका जिगरी एन शिवा राजा राव भी मारा गया है। दोनों की लाशें आज दिन में मोडक के यार्ड सी के केबिन में पड़ी पाई गई थी। मोडक के पीछे एक वसीयत छोड़ी है, जिसके तहत उसकी तकरीबन संपत्ति का वारिस राजा राव है और एक छोटे से हिस्से की मालकिन दिव्या मेहता है। उस दोहरे कत्ल में एक टेक्निकल गुंडी ये पैदा हो गई है कि दोनों में से पहले कौन मरा। कोई फर्क पड़ता है? भारी फर्क पड़ता है। अगर मोडक पहले मरा तो राजा राव की विरासत चौकस है, जो कि अब आगे उसकी बीवी मीनाक्षी राव तक पहुंचेगी। लेकिन अगर राजा राव पहले मरा तो सारी संपत्ति की मालकिन दिव्या मेहता होगी। मीनाक्षी राव हमारे से एंटी है। वो वारिस बना गई तो हमें पास नहीं पटकने देगी। इसलिए दिव्या मेहता के वारिस बनने में ही हमें फायदा है, समझे? शेट्टी ने सहमति में सिर हिलाया। दिव्या मेहता दादर में रहती है। वहाँ का उसका पता 25 रिवर अपार्टमेंट्स, दादर मेन रोड है। नोट कर लो। इधर शेट्टी ने एक उंगली से अपनी कनपट्टी टकटकाई। नोट हो गया समझो। अभी वो फ्लैट पर नहीं है। आज सुबह सवेरे वो अपनी MH01Y 4343 नंबर की सफ़ेद जेन को ड्राइव करती हुई घर से गई थी। हालात का इशारा इस तरफ है कि मोडक का मुरुड में खड़ा यार्ड सी हॉक उसकी मंजिल था। वो वहाँ पहुँची या नहीं, फिलहाल मुझे नहीं मालूम। मालूम पड़ जाएगा। अपनी मौत के वक्त मोडक एक प्रॉपर्टी की खरीद की फिराक में था, जिसका उसने बयाना भरा हुआ था। खरीद की बाबत अपना फाइनल जवाब देने के लिए 3 महीने का टाइम लिया हुआ था। वो टाइम कल रात 12 बजे ख़त्म हो गया था। उससे पहले उसने उस बाबत क्या किया नहीं मालूम। मालूम पड़ जाएगा। ये भी हो सकता है कि उसके कुछ कर पाने से पहले उसका कत्ल हो गया हो। आई अंडरस्टैंड। आप आगे बोलिए। सब भूल चुके तो बताइए मेरे को क्या करने का है। चेतन वार फुटिंग पर कुछ कागजात तैयार करवा रहा है, जिस पर उस लड़की के दिव्या मेहता के दस्तखत लेना ज़रूरी है। तुम्हारा काम ये है कि तुमने उस लड़की को तलाश करना है और कल सुबह दफ्तर खुलने का टाइम तक उसे यहाँ पहुँचाना है, राइट? और जो अहम तरीन काम तुमने करना है वो ये कि तुमने ऐसा कोई सबूत तलाश करना है जिससे साबित हो कि राजा राव मोडक से पहले मरा था। कितना पहले? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले 1 सेकंड पहले मरा हो, लेकिन मरा मोडक से पहले हो। अंडरस्टैंड? यस। ऐसा कोई सबूत उपलब्ध न हुआ तो पैदा करो। तो पैदा करना है। दैट्स अ टॉल ऑर्डर। यू विल गेट अ टॉल फी। ओके। एक आखिरी सवाल, ये स्थापित करना क्यों ज़रूरी है कि राजा राव पहले मरा था? क्योंकि इसमें हमारे क्लाइंट का फ़ायदा है और क्लाइंट के फ़ायदे में हमारा फ़ायदा है। फॉलोड? यस बॉस। दिव्या मेहता ने अपनी कार समुद्र तट पर ले जाकर खड़ी की। वो और उसके साथ पैसेंजर सीट पर सवार मानक मोले कार से बाहर निकले और दोनों ने उस संकरी पथरीली राहदारी पर कदम रखा जो कि बीच की रेत में से गुजरती यार्ड क्लब तक जाती थी, जहाँ यार्ड क्लब से आगे उसका लंबा पायर था। वो राहदारी के सिरे पर पहुंचे तो उन्होंने आगे रस्सी का एक अस्थायी बैरियर लगा पाया, जिसके पहलू में एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। मेंबर हैं? गार्ड बोला। मेंबर के मेहमान हैं, दिव्या सहज भाव से बोली। किसके? महक भटनागर के, जो कि प्रिंसेस 2 की मालकिन है। महक भटनागर? प्रिंसेस 2? हाँ। उसने एक लिस्ट निकालकर उसका मुआयना करना शुरू किया। वो दोनों नाम उसे अपनी लिस्ट में मिल गए तो उसने रस्सी का बैरियर हटा दिया। जाइए। थैंक यू। दोनों ने बैरियर पार किया और आगे बढ़े। वो पायर पर पहुंचे। समुद्र में प्रिंसेस 2 वहीं खड़ा था जहाँ की मोइले ने उसे सुबह देखा था। हम यार्ड पर कैसे पहुंचेंगे? जो बोला। अभी देखो, दिव्या बोली। उसने अपने पर्स में से एक रुमाल निकाला और हाथ से ऊपर उठाकर उसे प्रिंसेस 2 की दिशा में हिलाने लगी।
महक भटनागर यार्ड के डेक पर प्रकट हुई। उतने फासले से उसे पहचाना तो नहीं जा सकता था, लेकिन मोइले ने सोचा यार्ड की मालकिन के अलावा वो और कौन हो सकती थी। महक ने आश्वासनपूर्ण भाव से उसकी तरफ हाथ हिलाया और फिर यार्ड की एक डोंगी पानी में उतारी। वो उस पर सवार हुई और चप्पू चलाने लगी। डोंगी पायर की ओर बढ़ने लगी। डोंगी पायर पर आकर लगी तो वो दोनों उसमें सवार हो गए। मानक मोले, दिव्या बोली, मेरे लिए निगाह बीनी का काम ये करेगा। ओके, सहज भाव से बोली, नो प्रॉब्लम। लाइए डोंगी में कहता हूँ, मोहिले बोला। महक ने उसे चप्पू थाम लेने दिए और खुद परे सरक सरक लगी। मोहिले डोंगी को वापस उसके यार्ड की तरफ खेने लगा। 10 मिनट बाद वे तीनों प्रिंसेस 2 के डेक पर खड़े थे। मेजबान उन्हें यार्ड के कंट्रोल रूम में ले आए। बैठो, वो बोली। दोनों 2 कुर्सियों पर बैठ गए। आज़ाद होने के बाद कैसी बीती मिस्टर मोहिले, मैं बोली। ठंड तो खूब लगी होगी। खूब नहीं, तनिक मुस्कुराता मोहिले बोला, लेकिन गीले कपड़ों में होटल में दाखिल होना सजा था। जुलूस निकल गया। रिसेप्शन क्लर्क तो मुंह फेर कर साफ हंस रहा था। बदतमीज। मैं? मोहिले ने नकली हैरानी जाहिर की। अरे तुम खामा वो सारा रिसेप्शन क्लर्क। ओह, सियाओ पर कैसा चल रहा है? दिव्या बोली। आवाजाही काफ़ी है, मैग ने जवाब दिया, लेकिन सब सरकारी आदमी जान पड़ते हैं। कोई और वहाँ पहुँचा था भी तो तुमने कहा था कि पुलिस की मौजूदगी में वहाँ किसी आए गए से तुम्हारा कोई मतलब नहीं था। नहीं। हाँ, पुलिस के जाने पर पीछे सब कुछ लॉक तो होगा। मेरी दिलचस्पी वैसा हो जाने बाद वहाँ पहुँचने वाले किसी शख्स में है। मैंने भी ये समझा था। मैं तुम्हें जहमत में डाल रही हूँ। ओह नो, नॉट एट ऑल, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। सच पूछो तो मुझे तो मज़ा आ रहा है। बहुत एडवेंचरस जान पड़ रहा है तमाम सिलसिला। सो डोंट यू वरी। थैंक यू। अब आगे तो सब मिस्टर मोहिले संभाल लेंगे। मोहिले ने तनिक हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। गुड, महक बोली। तो फिर ये दूरबीन संभालो। मोहिले ने अपनी ओर बढ़ाई जा रही दूरबीन थाम ली। वो अपने स्थान से उठा और यार्ड के स्टीयरिंग व्हील के पीछे जा बैठा। उसने दूरबीन को आंखों से लगाकर उसका रुख सीहॉक की तरफ किया और उसका फोकस एडजस्ट किया। शक्तिशाली दूरबीन में से सीहॉक उसे यूं दिखाई दिया जैसे वो उसे हाथ बढ़ाकर छू सकता हो। लगातार निगाह रखनी होगी। दिव्या यूं बोली जैसे कोई एम्प्लॉयर अपने किसी मुलाजिम को समझा रहा हो। लेकिन वहाँ जारी पुलिस कार्रवाई में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हारा असल काम तब शुरू होगा जब वो लोग पीछे सब बंद करके वहाँ से चले जाएंगे। अंडरस्टैंड? यस। अभी रिलैक्स करो, ठीक है? दिव्या ने महक को कोई इशारा किया। फिर दोनों युवतियाँ वहाँ से निकल गईं। वे कंट्रोल रूम के पृष्ठभाग में पहुंची और फिर एक दरवाज़ा खोलकर नीचे केबिन की सीढ़ियाँ उतर गईं। पीछे मोहिले फिर दूरबीन का मुआयना करने लगा। उसने पाया कि वो जर्मनी की बनी हुई थी। उसके लेंसों के माध्यम से ऐसी चीज़ों को भी स्पष्ट देखा जा सकता था जो कि नंगी आंखों को नहीं दिखाई देती थी। उसने उसका रुख फिर सीहॉक की तरफ किया तो पाया कि ऊपरले केबिन के शीशों में से भीतर तक देख सकता था। निचले केबिन के एक पोर्ट होल के जरिए उसे उसके भीतर की भी हलचल कभी कभार दिखाई दे जाती थी। तो उसे जान पड़ता था कि वहाँ से फिंगरप्रिंट्स उठाए जाने का काम चल रहा था। आधा घंटा यूं ही गुजरा। फिर उसे बाहर गैंगवे पर होती कदमों की आवाज़ सुनाई दी और फिर दोनों युवतियां वहां वापस से लौटीं। कैसा चल रहा है? दिव्या बोली। ठीक है। उधर क्या हो रहा है? मौकाया वारदात से फिंगरप्रिंट्स उठाए जा रहे हैं। अभी यही कुछ चलेगा जो कि मेरे लिए बेमानी है। तुम ऐसा करो, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। रेस्ट? हाँ, नीचे कैबिन में चले जाओ, वहाँ मैं संभालती हूँ। जब तक यहाँ हो, माइक बोली, तब तक तुम्हारा कैबिन बाएं गैंगवे से अलग है। बहुत आरामदेह है। बेड पर पड़ते ही नींद आने लगेगी, देखना। बाद में, दिव्या बोली, मैं तुम्हें वहाँ से बुला लूँगी। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वहीं से आवाज़ लगाना, ज़रा ऊंचे स्वर में। मैं यहाँ ठीक हूँ, मोहिले बोला, और मुझे नींद नहीं आ रही।
रात की वॉच बहुत लंबी और थका देने वाली होगी, दिव्या बोले। तब यहाँ तुमने अकेले होना है, इसलिए मेरी राय मानो और केबिन में जाकर झपकी मार लो। अच्छी बात है। मोइले ने दिव्या को दूरबीन थमाई और निर्देशित केबिन में पहुंचा। केबिन छोटा सा था, लेकिन बड़ी नफासत से सजाया गया था। एक दीवार के साथ एक उस प्रकार की बेड लगी हुई थी जिसे को फोल्ड करके रेलवे के 3 टायर स्लीपर कोच के मिडिल स्लीपर की तरह दीवार के साथ लगाया जा सकता था। दिव्या की एक बात से वो सहमत था। रात की निगाहबीनी बहुत लंबी, बोरिंग और थका देने वाली साबित होने वाली थी। उस लिहाज से तब उसके झपकी मार लेने में कोई हर्ज नहीं था। ठीक। उसने जैकेट और जूते उतारे और बेड पर पसर गया। वहाँ पड़ा कंबल उसने अपने ऊपर खींच लिया। उसने आंखें बंद कर लीं और लहरों के यार्ड से टकराने की आवाज़ें सुनता सोचने लगा। हैरानी की बात थी कि इतने उतने बड़े यार्ड पर वो लड़की महक भटनागर अकेली रहती थी। न सिर्फ रहती थी, उसको बाकायदा हैंडल भी कर सकती थी। वहाँ चालक तक नहीं था, तो साफ जाहिर था कि यार्ड को चलाती भी वो खुद ही थी। इतने इतने इंडिपेंडेंट और एडवेंचरस तो उसके उम्र के नौजवान भी नहीं होते थे। और दूसरी लड़की दिव्या मेहता किस फिराक में थी, समुद्र में डूबकर मरते मरते बची थी, फिर भी पता नहीं किस जोड़ तोड़ में लगी हुई थी। उसके सामने उसने पुलिस को जो बयान दिया था उसमें कहने को उसने सब कुछ बता दिया था, लेकिन बयान को याद करके उसे लगता था कि हकीकतन उसने कुछ भी नहीं बताया था। उसने ये तक साफ साफ नहीं बताया कि वो सियोक पर मरे पड़े पाए गए उन 2 साहबान से उसका क्या रिश्ता था। उसने महसूस किया कि उसे ऊँग आने लगी थी। आने की वजह भी थी। लहरों पर हौले हिचकोले खाते यार्ड की सूरत में नींद तो जैसे उसे अपने आगोश में लेकर झूला झूला रही थी। कितना महंगा शौक था यार्ड रखना। सिर्फ फिल्दी रिच लोग ही उस शौक को पाल सकते थे। जितना बड़ा यार्ड उतनी बड़ी औकात यार्ड के मालिक की। उस घड़ी भी वहाँ कई इतने बड़े बड़े यार्ड लंगर डाले थे कि छोटा मोटा जहाज जान पड़ते थे। वहीं कुछ सोचता पता नहीं कब वो गहरी नींद में गर्क हो गया। फिर जब उसकी नींद खुली तो वो ये फैसला ना कर सका कि वो कितनी देर सोया रहा हुआ था। केबिन में 3 पोर्ट होल थे, जिनमें से एक बीच वाले पर पर्दा नहीं खिंचा हुआ था। उससे भीतर आती धूप की किरणों के एंगल से लगता था कि शाम होने को थी। उसकी कलाई घड़ी से इस बात की तस्दीक की जो कि 5:30 बजा रही थी। सोने से पहले उसने घड़ी नहीं देखी थी, ना ही उसे अंदाज़ा था कि वो कब यार्ड पर पहुंचा था, लेकिन फिर भी उसका अंदाजा था कि कम से कम 3 घंटे वो घनघोर नींद के हवाले रहा था। आंखें मलता वो उठकर बैठा। न जाने क्यों उसे एहसास होने लगा कि कहीं कोई गड़बड़ थी, लेकिन नींद की खुमारी में उसे नहीं सूझ रहा था कि वो क्या गड़बड़ थी। सिर झटकता आंखें मलता वो पूर्णतः सचेत होने की कोशिश करने लगा। फिर पहला एहसास उसे ये हुआ कि लहरों के यार्ड से हौले हौले टकराने की जो आवाज़ें सुनता वो सोया था, उस घड़ी उसे नहीं सुनाई दे रही थी। उसकी जगह घर घर करती जोर जोर से थरथराती कोई और आवाज़ कहीं से आ रही थी। फिर उसने नोट किया कि पोर्ट होल से आती सूरज की रोशनी कारपेट बिछे फर्श पर पड़ने और वहां से स्थिर रहने की जगह दीवार पर पड़ती थी और फिर वहां से सरकती नीचे फर्श पर पहुंचती थी। कुछ ही क्षण बाद उसका रुख फिर दीवार की तरफ हो जाता था और धीरे धीरे फर्श की तरफ सरकने लगता था। क्या माजरा था। माजरा आखिरकार उसे समझ में आया। यार्ड पूर्ववत लंगर डाले स्थिर में नहीं खड़ा था। वो तेज रफ्तार से समुद्र की छाती पर दौड़ रहा था। जो आवाज़ें वो तब सुन रहा था वो उसके चलते इंजन की थी और पोर्ट होल से भीतर आती धूप इसलिए
इसलिए कहीं स्थिर होकर पढ़ने की जगह पढ़ने की जगह दीवार और फर्श के बीच निरंतर डोल रही थी। हे भगवान, उसे कहाँ ले जाया जा रहा था? वो उछलकर खड़ा हुआ और झपटकर केबिन के दरवाजे पर पहुंचा। उसने हैंडल घुमाकर दरवाजे को अपनी तरफ खींचा तो टस से मस न हुआ। दरवाजा मजबूती से बाहर से बंद था। कोना कोना आइसलैंड अरब सागर में स्थित था और मुरुट के समुद्र तट से अगर उस तक सीधी लकीर खींची जाती तो वहां से उसका फासला 150 किलोमीटर था। हरियाली से पूरी तरह आच्छादित वो छोटा सा आइसलैंड पूरी तरह से आबाद था और प्रकृति का आनंद उठाने के लिए लालायित सैलानियों को बहुत प्रिय था। उसके उत्तरी सिरे पर समुद्र की ओर रुख किए बने कई बीसेक कॉटेज थे कोई 20 कॉटेज थे, जिनमें से अधिकतर कब अक्टूबर से जून तक सैलानियों को दैनिक या साप्ताहिक किराए पर उपलब्ध होते थे। उनमें चार कॉटेज ऐसे भी थे जिनमें स्थायी रूप से परिवार रहते थे, इसलिए किराए पर उपलब्ध नहीं थे। लेकिन मुलाजे में वो भी उपलब्ध थे, जैसे कि कॉटेज नंबर 5, जिसकी मालकिन मिसेस पोच खानावाला नाम की एक उम्रदराज पारसी महिला थी। अभी पिछले साल तक वो वहाँ नेवी से रिटायर्ड अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन फिर पति का हार्ट फेलियर से देहांत हो गया था और वो तनहा रह गई थी। उसका इकलौता लड़का अपने परिवार के साथ पूना में बाहर था, जहाँ की वो हर महीने कुछ दिनों के लिए चली जाती थी। तो पीछे कॉटेज नंबर 5 बंद पड़ा रहता था। लेकिन इस बार जब वो पूनम में थी तो कॉटेज आबाद था। उसके लड़के के एक दोस्त ने 2 दिन पिकनिक मनाने की गर्ज से वो कॉटेज उधार ले लिया था। दोस्त का नाम कुणाल कामत था, जो कि एन शिवा राजाराव की पत्नी मीनाक्षी राव का भाई था। उस घड़ी कुणाल कामत और मीनाक्षी राव कॉटेज के बरामदे में बैंत की कुर्सियों पर अगल बगल बैठे ढलती धूप का आनंद ले रहे थे और ब्रांडी मिली कॉफी की चुस्कियां लगा रहे थे। मीनाक्षी उम्र में कोई 32 साल की थी और निहायत खूबसूरत थी। कुणाल उससे 2 साल छोटा था, लेकिन देखने में बड़ा लगता था। उसके चेहरे पर जहनीत की छाप थी, लेकिन कोई गौर से देखता तो सहज ही भांप लेता कि वो छाप जहनीत की नहीं, काइयापन की थी। कुणाल ने कॉफी का घूंट भरा और अपलक मीनाक्षी की तरफ देखा। क्या देखते? वो तनिक विचलित भाव से बोली। मेरी समझ से अभी भी बाहर है, वो गंभीरता से बोला। कि तुमने इतना बड़ा फैसला एकाएक क्यों कर लिया? मैं अजीज आ गई हूँ, वो तिक्त स्वर में बोली। इसलिए अब वो हमेशा के लिए मेरी निगाहों से दूर हो जाए तो भी मुझे परवाह नहीं। मेरी तरफ से अब किस्सा खत्म है, इसलिए अब वो जो जी में आए करे, मुझे परवाह नहीं। मोडक ने उस पर जादू किया हुआ है, तभी तो उसे उसकी किसी बात से ऐतराज होता तभी तभी तो उसे उसकी किसी बात से ऐतराज होता। देखा नहीं था कैसे कल चुटकियों में उसके साथ यार्ड पर रवाना हो गए थे। कैसा अंधेरा है। उसकी जो कमिटमेंट अपनी बीवी के साथ होनी चाहिए, वो उस कमबख्त विलासराव मोडक के साथ है। कहीं होमो ना हो हरामी। अरे क्या कहती हो? जरा सोच समझ कर जुबान खोला करो। यहाँ कौन सुन रहा है? मैं जो जी चाहे। तभी सामने बेंच पर मेज पर पड़े उसके मोबाइल की घंटी बजी। ये कैसे बजा? हैरानी से बोला। अभी तो मैंने इसका किसी को भी नंबर नहीं बताया।
अभी परसों से तो ये नंबर चालू हुआ है। देखो तो सही कौन है, कुणाल उत्सुक उत्सुक भाव से बोला। नहीं, बजने दो। अरे अपने हस्बैंड को तो नंबर बताया होगा। हाँ, उसे तो बताया था। देखो कहीं वो किसी देखो कहीं वो ही फ़ोन न बजा रहा हो। क्यों? शायद तुम्हें खबर करना चाहता हो कि वो आखिरकार गोली चला के ही बैठा था। गोली? अपनी गन से? उसने ऐसा किया होगा तो लपेटे में तुम भी आ जाओगे। उसने झपट कर मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ मोबाइल तक पहुंचने से पहले ही घंटी बजनी बंद हो गई। ओह हेल! फिर बजेगी, कुणाल पूरे विश्वास के साथ बोला। मिस्ड कॉल मिस्ड कॉल में नंबर आया होगा, मैं देखती हूँ। उसने फ़ोन उठाया। घंटे फिर बज पड़े। देखा? कुणाल विजेता से सर में बोला, तुम्हारा हस्बैंड अपनी करतूत की तुम्हें खबर करने के लिए मरा जा मरा जा रहा जान पड़ता है। मीनाक्षी ने कॉल रिसीव की। मीनाक्षी, उसके कान में जनाना आवाज पड़ी। स्पीकिंग। तुमने मुझे पहचाना? तुम? यानी कि नहीं पहचाना? मैं दिव्या बोल रही हूँ। दिव्या मेहता? ये नंबर कैसे जाना? जाना किसी तरह से, लेकिन इस वक्त जो बात अहम ने वो बात अहम नहीं। तो कौन सी बात अहम है? वो जिसकी वजह से मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। क्या वो वजह है? क्या है वो वजह? तुम बोल कहाँ से रही हो? मैं इस वक्त मुंड में हूँ, और मीनाक्षी यहाँ गजब हो गया है। दिव्या दिव्या फॉर गॉड सेक पैनियाँ बजाना बंद करो। तुम जितनी जल्दी हो सके मुंबई पहुँचो। क्यों? क्या आफत आ गई है? आफत ही आ गई है। तुम्हारे कयास से कहीं बड़े ऑफर आफत आ गई है। आफत ही आ गई है। तुम्हारे कयास से कहीं बड़ी आफत आ गई है। फिर तुम कल जब तक कल जब तुम आइसलैंड के लिए घर से रवाना हुई थी, तो क्या पीछे अपने पति के नाम कोई रुपया, कोई चिट्ठी पत्री छोड़ कर गई थी? ऐसा था। ऐसा ऐसा था भी तो। तुम्हें उससे क्या उससे क्या? तुम क्यों सवाल पूछना बंद करो? सवाल पूछना बंद करो और मेरे सवाल का जवाब दो। कल तुमने पीछे राजा राव के नाम कोई चिट्ठी छोड़ी थी? हाँ हाँ, छोड़ी तो थी। गोली की तरह घर पहुंचो और जाकर उस चिट्ठी को नष्ट कर दो। क्या क्या? बहुत जल्द तुम्हें समझ बहुत जल्द तुम्हें पता चलेगा कि चिट्ठी की बाबत खबरदार करके मैंने तुम पर कितना बड़ा एहसान किया है। वो तो हुआ, लेकिन और किसी को बोलने का नहीं है कि मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। लाइन कट गई। मीनाक्षी के चेहरे पर वितृष्णा के भाव आए। उसने उसने जिस नंबर से फ़ोन आया था उस पर वारिस फ़ोन लगाया तो नंबर बिजी मिला, फिर लगाया तो फिर बिजी मिला। क्या हुआ? कुणाल ने पूछा। किसका वेतन क्या हुआ? कुणाल ने पूछा। किसका फ़ोन था? दिव्या मेहता का। कुणाल, फौरन मुंबई लौटना होगा। क्यों? मैं पीछे शिवा के लिए एक चिट्ठी छोड़कर आई थी कि मैं उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी। दिव्या की बातों से लगता है कि पीछे कोई बड़ी वारदात वारदात हो गई है। इसके जे साया इसके जेर साया उस चिट्ठी की बरामदी मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। उस चिट्ठी के किसी के हाथ में पड़ जाने से पहले मुझे नंबर पहुंचना है, और उसे उसे मुझे मुंबई पहुंचना है और उसे नष्ट करना है, उसका वजूद मिटाना है। ऐसा क्या हो गया होगा
उसने बताया नहीं, खाली इतना कि गजब हो गया था। उसने बताया नहीं, खाली इतना कहा कि गजब हो गया था। मुंबई में, मुरुड में। वो मुरुड से बोल रही थी। लेकिन चिट्ठी तुमने जहाँ, वहाँ से तो 165 किलोमीटर दूर मुंबई में छोड़ी। क्या रिश्ता हुआ इन दोनों बातों में? कोई तो होगा। जो कुछ तुमने अपने पति को कहा था, वो उसने आगे मुंडक मुंडक को तो नहीं बोल दिया होगा। देखो, मैं पहले पहले ही दहशत में हूँ। तुम मुझे और दहशत में मत डालो। इस बात को समझो कि वो चिट्ठी नष्ट करने के लिए मेरा फ़ौरन मुंबई लौटना निहायत ज़रूरी है। अब तुम अब तुम अब तुम बोलो, तुम इस बारे में कोई हाथ पांव हिलाना चाहते हो या नहीं? चाहता हूँ। जो चाहते हो जो चाहते हो उस पर बैठे बैठे ही अमल करोगे? नहीं, वो तत्काल उठा। मैं स्पीड बोट तैयार करता हूँ, तुम सामान पैक करो। अपनी कार खुद ड्राइव करता रघु शेट्टी मुरुड पहुंचा। आइंदा 2 घंटों में उसने वहां जो कुछ किया, वो कोई उस जैसा खास जुगाड़ू शख्स ही कर सकता था। उस दौरान उसने वारदात को और उसकी हर डिटेल को समझा और पुलिस के फोटोग्राफर की मुट्ठी गर्म करके उससे उन तस्वीरों की कापियां भी निकलवा ली जो कि उसने मौकाया वारदात पर खींची थी। उन तस्वीरों में से एक में मोडक कॉर्पेट बिछे फर्श पर पीठ के बल लुढ़का पड़ा दिखाई दे रहा था। उसके पैरों की तरफ राजा राव का शरीर इस प्रकार पड़ा था कि उसके कंधे मोडक की टांगों के ऊपर थे। उस तस्वीर से साफ जाहिर होता था कि मोडक पहले मारा था। वो पीठ के बल ढेर हो गया था। जो राजा राव का गोली खाया शरीर उसकी टांगों के ऊपर आकर गिरा था। अपने मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए उसने नोट किया कि मोडक के धड़ के करीब छोटी सी टेबल पर एक टाइपराइटर पड़ा था। लगता था मोडक उस पर कुछ टाइप कर रहा था या करके फारिग हुआ था, जबकि घातक गोली उसे आकर लगी थी। तस्वीर फ्लैश लाइट से खींची गई थी, जिसकी वजह से टाइपराइटर पर किसी चीज़ की परछाई पड़ रही थी। लेकिन फिर भी उसने इतना ज़रूर नोट किया कि वो एक पोर्टेबल टाइपराइटर था और एन वैसा और उसी ब्रांड का था जैसा कि अपनी रिपोर्ट वगैरह टाइप करने के लिए वो खुद भी इस्तेमाल करता था। फिर उसने उस लड़की की तलाश का अभियान शुरू किया जो कि सी हॉक से पानी में गिरी थी और जिसका नाम दिव्या मेहता था। उस तफ्तीश के दौरान एक अन्य याट प्रिंसेस टू का और उसकी मालकिन महक भटनागर का नाम सामने आया, जिसने कि दिव्या मेहता को डूबने से बचाने में मानक मोहिले नाम के नौजवान की मदद की थी और बाद में उसे अपने याट पर ले जाकर उसे पहनने के लिए सूखे कपड़े दिए थे। सूखे कपड़े यानी कि मैरून रंग का बिना दुपट्टे का एक शलवार सूट। दिव्या की कार उस मेघ रंग और रजिस्ट्रेशन नंबर वो पुलिस से पहले ही निकलवा चुका था। पुलिस के करप्ट किरदार को कैश करने का उसे खास तजुर्बा था। SHO समेत किसी भी थाने के स्टाफ को तो वो गारंटी से अपनी धुन पर नचा सकता था। DCP के रैंक तक के अफसरों को भी शीशे में उतार लेता था। फिर उसने इलाके के होटलों की पड़ताल शुरू की। किसी दिव्य मेहता को उसने कहीं रजिस्टर्ड न पाया। पूछताछ उसने नाम के अलावा हुलिया बताकर भी की थी, इसलिए ऐसा भी न लगा कि वो कहीं किसी और नाम से ठहरी हुई थी। ऐसा होता तो उसकी कार भी तो वहीं होती जो कि नहीं थी। दिन भर धक्के खाते रहने के बाद आखिर उसने एक होटल में पड़ाव डाला। आदत से मजबूर वो होटल के रिसेप्शन क्लर्क से सवाल किए बिना न रह सका। यार मुझे एक लड़की की तलाश है। वो क्लर्क को आंग मारता बड़े आत्मीयतापूर्ण स्वर में बोला। कौन लड़की? हसीन लड़की, जवान लड़की,
सुनहरे बालों वाली लड़की, मैरून कलर का बिना दुपट्टा का सलवार सूट पहने लड़की, सफ़ेद कलर की रजिस्ट्रेशन नंबर MH0Y4343 वाली जेन चलाने वाली लड़की। कोई बड़ी बात नहीं कि वो इस होटल में ठहरी हुई हो, नहीं, यहाँ नहीं ठहरी हुई। लेकिन क्या लेकिन? क्लर्क पर देखने लगा। मुंडी इधर। क्लर्क ने वापस उसकी तरफ देखा। शेट्टी ने उसे 100 का नोट सरकाया और बोला, मुंडी इधर। क्लर्क ने वापस उसकी तरफ देखा। शेट्टी ने उसे 100 का नोट सरकाया और बोला, क्या लेकिन? आज सुबह 11 बजे वो यहाँ आई थी। क्लर्क बोला, तुम सुबह भी ड्यूटी पर थे? बाय चांस। एक दूसरे क्लर्क ने छुट्टी पर होने की वजह से कल शाम मेरी डबल शिफ्ट थी। ओह, तो आज सुबह तुमने उस लड़के को देखा था? हाँ, 11 बजे। लेकिन तुमने बोला कि वो यहाँ ठहरी नहीं हुई। ठीक बोला। तो विजिट पर आई थी, यहाँ ठहरे किसी शख्स से मिलने आई थी। मिलने नहीं आई थी, वो पिक करने आई थी। क्या मतलब हुआ? होटल में तो वो घुसी ही नहीं थी। मेरे ख्याल से हमारे गेस्ट को उसकी आमद के एग्जैक्ट टाइम की खबर थी, इसलिए उसके इंतज़ार में वो पहली बार खड़ा था। गेस्ट कौन? मानक मोइले, रूम नंबर 15, किसी बड़ी कंपनी का सेल्समैन। इधर का रेगुलर है? नहीं, पहली बार ठहरा है। फिर कैसे मालूम कि सेल्समैन? उसने खुद बताया। वो खुद बताया? कैसा आदमी है ये मानक मोइले? हमें गेस्ट के बारे में बात करने की इजाज़त नहीं है। यार, अभी इजाज़त दी तो है गांधी बाबा ने। वो हिचकिचाया। जग विदित बात को दोहराने में क्या है? मैं क्या हिचकना? जग विदित, ये वही शख्स था ना जिसने सुबह एक एक लड़की को समुद्र में डूबने से बचाया था? हाँ, सुबह पानी की तरफ पोशाक में होटल वापस लौटा था। तो वो लड़की उससे मिलने आई थी, लेकिन होटल में दाखिल नहीं हुई थी। ऊपर कमरे में नहीं गई थी, बाहर से ही उसने इस मानक मोइले को अपनी कार में बिठाया था और रुखसत हो गई थी। हाँ। कहाँ गई? क्या पता कहाँ गई? मानक मोइले को तो पता होगा ना, शायद उसने कोई जिक्र किया हो। वो अभी लौट के नहीं आया, लेकिन जब यहाँ ठहरा हुआ है तो लौटेगा तो सही। डिपेंड करता है किस बात पर? इस बात पर क्लर्क के स्वर में दूरता का पुट था कि लड़की उसे कितनी छूट देती है। ठीक कहा, काफ़ी पहुँचे हुए हो इस मामलात में। वो हंसा। मेरा ख्याल है मानक मोहिले नाम के सेल्समैन से मैं वाकिफ़ हूँ। मुंबई से है ना? हाँ। मोटा गंजा, कतरन झुकी हुई काठी वाला, बाईफोकल लगाने वाला, उम्र में 50 एक। अरे नहीं साहब, क्लर्क ने उसकी बात काटी। वो बड़ा खूबसूरत, लंबा, ऊंचा, गोरा, चिट्टा नौजवान है। बड़े स्टाइलिश से काले बाल हैं और उसके चश्मा लगाता ही नहीं। ओह, ऐसे पर्सनालिटी वाला शख्स तो सूट बूट डांट के रहता होगा। हाँ, लेकिन लगता है उसके पास एक ही सूट था जो कि भीग गया था। यहाँ से वो पतलून और जैकेट पहन के गया था। दोपहर के करीब सूट के बारे में फ़ोन पर उसकी हिदायत आई थी कि वो उसके कमरे में बाथरूम में पड़ा था, उसे सुखाकर प्रेस करा दिया जाए। ये वो मोहिले नहीं हो सकता जिसे मैं जानता हूँ। ये कौन सी कंपनी का सेल्समैन है मालूम? हाँ, चांदवानी ट्रेडिंग कंपनी। मेरे वाला मोहिले तो इंश्योरेंस में है। बहरहाल, सहयोग का शुक्रिया। सेठी रिसेप्शन पर से हटा और लापरवाही से टहलता होटल से बाहर निकल आया। फुटपाथ पर चलता तो उधर उड़ा जिधर उसने अपनी कार खड़ी की थी। थाने से वो पहले ही मालूम कर चुका था कि मानक मोइले को थानाध्यक्ष आनंद भोसले की सख्त हिदायत थी कि वो उसकी इजाज़त के बिना शहर छोड़कर न जाए, और उसे उम्मीद नहीं थी कि मोइले की पुलिस की हुक्म उधूली की हिम्मत होती। लिहाजा उसने कभी तो होटल लौट कर आना ही था। दूसरे, अब उसे निश्चित तौर पर मालूम था कि वो जहाँ कहीं भी था, दिव्या मेहता के पास साथ था। ये शेट्टी के लिए सहूलियत की बात थी।
अब उसने 2 जनों को नहीं ढूँढना था। वो एक को ढूँढ लेता तो दूसरा अपने आप ही मिल जाता था। उसने शहर के उन स्थानों पर चक्कर लगाया जहाँ की रात होने पर कोई नौजवान जोड़ा तफरीन पहुंच सकता था। वो दोनों ऐसे ही किसी जगह पर नहीं थे। हाईवे पर एक होटल की भी उसे खबर लगी, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थे। फिर उसे अपनी एक नादानी का एहसास हुआ। उसने जहाँ से भी दिव्या मेहता की बाबत पूछताछ की थी, वहाँ उसे मैरून रंग का सलवार सूट पहने बताया था, जो कि मांगे का था, क्योंकि उसके अपने कपड़े भीग चुके थे। सुबह से शाम हो गई थी। रात रात पड़ गई थी। क्या पता तब तक मांगे के कपड़ों को तिलांजलि देकर वो अपने तब तक सूख चुके कपड़े पहन चुकी हो। लोग बाग मैरून कलर के सलवार सूट का जिक्र सुनते ही इनकार में सिर हिलाने लगते थे, जबकि हो सकता था कि उन्होंने उसे उन कपड़ों में देखा ही नहीं था। उसे मालूम था कि मांगे के कपड़े उसे मैक भटनागर से हासिल हुए थे, जो कि प्रिंसेस टू नामक याट की मालकिन थी, जिसने बताया जाता था कि दिव्या को डूबने से बचाया था। मैक भटनागर एक लीड थी जो उसे दिव्या मेहता तक और बाजरिया दिव्या मेहता मानक मोहल्ले तक पहुंचा सकती थी। उसने उस लीड को फॉलो करने का फैसला किया। वो याट क्लब पहुंचा। वो पायर के क्लब की ओर के दहाने पर पहुंचा तो अंधकार में कहीं से निकलकर एक व्यक्ति उसके सामने आ खड़ा हुआ। क्या मांगता है? वो बोला। याट पर जाना मांगता है, वो बोला। मेंबर हो? नहीं, नहीं जा सकते। मेंबर का रिटेन किया, प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, ये देखो मेरा आई कार्ड। मेंबर के बुलावे पर उसने मिलने आया हूँ। कौन मेंबर? मैक भटनागर, प्रिंसेस टू की मालकिन। वो याट अभी इधर नहीं है। नहीं है क्या मतलब? चला गया इधर से, एक एक चला गया। और एक और भी लड़की थी जिसकी उस याट पर जाने का था, पर पीछे छूट गई। खूब कलप रही थी। देखने में कैसी थी वो? मैंने नहीं देखी थी, इसलिए मुझे नहीं मालूम। उसे दूसरे गार्ड ने देखा था, जो कि मेरे से पहले वहाँ ड्यूटी पर था। उसी ने मुझे उस लड़की के बारे में बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो देखने में कैसी थी। ना ही मैंने पूछा था। अब कहाँ है वो? क्या पता कहाँ है। उसे दूसरे गार्ड का नाम क्या नाम है? कहाँ मिलेगा इस वक्त? वो सोया पड़ा होगा। मेरे को नहीं मांगता कि कोई उसे डिस्टर्ब करे। मैं उसके जागने का इंतज़ार कर लूँगा। जब जागेगा तो इधर इधर ड्यूटी पर होगा। सुबह आना। वो अभी कब तक ड्यूटी पर था? 7 बजे तक। उसने बताया था कि वो लड़की यहाँ से कब पहुँची थी, जो कि 8 एक चले जाने से कलप रही थी। बताया था सूरज डूबने से कोई 1 घंटा पहले वो यहाँ आई थी। तो प्रिंसेस टू को यहाँ से रवाना हुए कितना टाइम हो चुका था? मालूम नहीं। दोपहर तक तो वो यार्ड पर यहाँ था। दोपहर बाद ही किसी वक्त गया था। उस दूसरे गार्ड का नाम, पता ठिकाना कुछ बताओ तो मैं तुम्हारी नज़र एक गांधी कर सकता हूँ। नहीं मांगता, बड़े वाला। अरे बोला ना, नहीं मांगता। अच्छा एक बात बताओ, अपने जाति तजुर्बे से एक और बात बताओ, पूछो। याट में एक यहाँ से चले जाने की वजह से उस कलपती लड़की की जगह तुम होते और याट को लोकेट करना तुम्हारे लिए निहायत ज़रूरी होता, तो तुम क्या करते? हेलीकॉप्टर किराए पर लेता और उस पर सवार होकर दूर तक समुद्र में खाक छानता। याट समुद्र में कहीं तो दिखाई देता। वेरी गुड। इसका मतलब है कि इधर हेलीकॉप्टर किराए पर मिलता है। बराबर मिलता है। प्राइवेट? और क्या, नेवी का? कौन देता है? कोई वॉल्सन करके बीड़ू है। पता नहीं मालूम। फिर क्या बात बनी? किराए का हेलीकॉप्टर तो मांगता है। हाँ, तभी तो पूछता है। पता नहीं मालूम। फ़ोन नंबर मालूम है। वही बताओ। उसने बताया। शिट्टी वहाँ से हटा। उसने अपनी कार पर पहुंचकर उस नंबर पर फ़ोन लगाया। तत्काल उत्तर मिला। शेट्टी नहीं बोला कि वो उससे मिलना चाहता था, जैसे कि वो चार्टर्ड फ्लाइट के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर लेना चाहता हो। वाल्सन ने निसंकोच उसे अपना पता बताया। शेट्टी उस पते पर पहुंचा और वॉल्सन से मिला। उसने वॉल्सन को अपनी आमद का असल मकसद बताया था। वो अप्रसन्न दिखाई देने लगा। बड़े मुश्किल से वॉल्सन को वो हेलीकॉप्टर किराए पर
लेने वाली लड़की की बाबत जुबान खोलने पर तैयार कर पाया। सूरज डूबने से आधा घंटा पहले मैं उसे उड़ाकर आसमान में लेकर गया था, उसने बताया। जाना कहाँ चाहती थी? कहीं नहीं, खाली सैर करना चाहती थी। डूबते सूरज की छटा देखना चाहती थी कि आसमान में समुद्र कैसा लगता था। लेकिन असल में ये बात नहीं थी। असल में क्या बात थी? उसे एक यार्ड की तलाश थी। मिल जाता तो क्या करती? तो मैं उस यार्ड पर उतारने को बोलते लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वजह, यार्ड नहीं मिला था। मिला था, मरुड़ने सी कोस्ट से 90 किलोमीटर बाहर मिला था, लेकिन तब वो आगे बढ़ते जाने की जगह मुरुड की तरफ वापस लौट रहा था। उसे लौटता पाकर लड़की ने भी मुझे लौट चलने को बोला था। लौटकर कहाँ गई? पता नहीं। कैसे लौटी? जैसे हेलीपैड पर पहुंची थी, अपनी कार पर, जो कि सफ़ेद रंग की जैन थी। हाँ, कार में साथ कौन था? कोई नहीं। एक नौजवान लड़का साथ नहीं था जो जब वो हेलीकॉप्टर पर सवार होकर तुम्हारे साथ गई थी तो पीछे कार में बैठा रहा था? नहीं था, वो अपनी कार पर अकेली वहां पहुंची थी और अकेली वहां से वापस गई थी। कोई और बात? कोई नहीं। ठीक है, शुक्रिया। कार पर सवार होकर वो वापस यार्ड क्लब पहुंचा। अब क्योंकि उसे मालूम था कि प्रिंसेस टू यार्ड वापस मुरुड की तरफ लौटता देखा गया था, तो उसने कभी तो वहां पहुंचना ही था। और दिव्या मेहता ने भी, जिसने कि उसकी तलाश में समुद्र छानने निकल पड़ने से गुरेज नहीं किया था। उसने बीच पर एक ऐसा स्थान तलाश करके वहां अपना अड्डा जमाया जहां से समुद्र भी दिखाई देता था और यार्ड क्लब के सामने की पार्किंग भी दिखाई देती थी, और बड़े सब्र के साथ प्रतीक्षा करने लगा। 5 मिनट बाद दूर समुद्र पर से तीखी रोशनी चमकी, जो कि किनारे की ओर बढ़ते किसी यार्ड की हेडलाइट ही हो सकती थी। उसके दाएं बाएं पहलू में जलती बुझती लाल नीली रोशनियां उसके यार्ड होने के अतिरिक्त सबूत थी। फिर डेक पर एक साया प्रकट हुआ, जिसने रेलिंग पर जाकर एक टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी नीचे काले समुद्र की सतह पर डाली। कुछ क्षण बाद टॉर्च बंद हो गई और हेडलाइट और लाल नीली रोशनियां भी बंद हो गईं। उसके बाद इधर कोई हलचल न हुई। फासले से शेट्टी के पास ये जानने का कोई जरिया नहीं था कि उसकी आंखों के सामने वहां लौटा यार्ड प्रिंसेस टू था या नहीं। तभी पार्किंग में एक चमकीली हेडलाइट ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। उसने उधर निगाह दौड़ाई तो एक कार को फाटक के भीतर दाखिल होते पाया। उस घड़ी तभी वहां पहुंचे यार्ड की दिशा में कोई हलचल भले ही नहीं थी, लेकिन शेट्टी किसी के वहां से उतरकर पायर पर पहुंचने की अपेक्षा बराबर कर रहा था। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर कंपाउंड में दाखिल होती हुई कार की तरफ देखा तो उसे लगा कि वो जेन थी। दिव्या। उसने फिर यार्ड की तरफ निगाह दौड़ाई और फिर उसका ख्याल छोड़कर पार्किंग की तरफ ध्यान देने का फैसला किया। जेन पर दिव्या वहां नहीं पहुंची थी तो वो वापस बीच पर लौट सकता था। कार कंपाउंड में यूं ठिठकी जैसे ड्राइवर देख रहा हो कि कंपाउंड में खड़ी बेशुमार कारों में पार्किंग कहाँ उपलब्ध थी। अंधेरे में चलता शेट्टी अपनी कार तक पहुंचा, जो कि वहां से बहुत करीब खड़ी थी। तभी उसकी कार के पहलू में खड़ी एक क्वालिस वहां से रवाना हो गई। पर्यटक की खड़ी जेन की हेडलाइट का रुख तत्काल उस तरफ हुआ। शेट्टी अपनी कार की ओट में हो गया। जेन तभी खाली हुई पार्किंग में आकर रुकी। उसकी हेडलाइट ऑफ हुई और मैरून रंग का सलवार सूट पहने एक युवती ने कार से बाहर कदम रखा। शेट्टी प्रेत की तरह उसके सामने जा खड़ा हुआ। वो एकाएक यूं उसके सामने नमूदार हुआ कि युवती के मुंह से सिसकारी निकल गई। शेट्टी ने सिर नवाकर उसका अभिवादन किया और बड़े अदब से बोला, हेलो मैडम। कौन हो तुम? उसने तीखी आवाज में बोला। बंदे को शेट्टी कहते हैं, मुझे जानते हो? हाँ, आप मिस दिव्या मेहता हैं। उसके मुंह से फिर सिसकारी निकली। क्या चाहते हो? वो कठिन स्वर में बोली। कोई आपसे मिलना चाहता है और मैं वो मुलाकात अरेंज करना चाहता हूँ। कोई कौन? समझी कि दोस्त। कैसा दोस्त? वकील, बड़ा वकील, रसूख वाला वकील, विरसे को मामलों का स्पेशलिस्ट वकील।
मेरा किसी वकील से क्या मतलब? हो सकता है होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि विलासराव मोडक रईस आदमी था। साहेब शाह बेजायदाद था। तो आप उसकी वारिस हैं। कौन बोला? कोई नहीं बोला। मैं जाती तौर से इस हकीकत से वाकिफ। कैसे वाकिफ हूँ? वाकफियत हासिल करना मेरा कारोबार है। ऐसे वाकिफ हूँ। कारोबार है तो कारोबार का कोई स्टॉक इन ट्रेड पेश करो। जो हुक्म। मैडम, मेरी जानकारी ये कहती है कि विलासराव मोडक मर चुका है। जन्नत की राह पर एन शिवा राजाराव नाम का उसका जिगरी दोस्त उसका फेलो पैसेंजर था। मोडक ने पीछे एक वसीयत छोड़ी थी जिसके तहत उसकी 95% दौलत का वारिस उसका दोस्त राजाराम है और 5% का वारिस आप है। वसीयत का एक अहम प्रावधान ये है कि अगर राजाराम मोडक से पहले मर जाता है तो जायदाद में उसके हिस्से की भी यानी कि 100% हिस्से की मालिकिन आप होंगे। मैडम, विरसे से विरसे की ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसको लागू कराने के लिए आपको एक काबिल वकील की सख्त ज़रूरत होगी। होगी तो होगी, वकील है मेरे पास। मुझे किसी दूसरे वकील की ज़रूरत नहीं। बराबर ज़रूरत है। ये किसी चलता चलता ताऊ वकील के बस की बात नहीं। ये एक खास स्पेशलिस्ट लॉयर के बस का काम है और ऐसा वकील मुंबई में एक ही है। कौन? जयंतीलाल सोलंकी, जो कि सोलंकी एंड ढोलकिया नाम की सॉलिसिटर्स की फर्म का सीनियर पार्टनर है। सोलंकी मोडक साहब का वकील न? वही। वो मेरे खिलाफ है। मुझे सख्त नापसंद करता है। कमीना मुझे मोडक साहब की दौलत से चिपकाने की कोशिश करती जोंक बोलता था। अव्वल तो ऐसा था नहीं। था भी तो वो बीती बातें हैं। मौजूदा हालत में उन्हें भुला देना ही मुनासिब है। अभी याद रखने लायक बात यह है कि अगर राजाराव पहले मरा था तो आपकी चांदी है, अगर पहले नहीं मरा था तो आपके लिए झुनझुना है। तो आपकी जगह राजाराव की बीवी मीनाक्षी ग्रेवी ट्रेन पर सवार होगी और आप प्लेटफॉर्म पर बेबस खड़ी हाथ मल रही होंगी। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप ग्रेवी ट्रेन की पैसेंजर बनना चाहती हैं या बेबस तमाशाई। ये कोई पूछने की बात है कि मैं क्या बनना चाहती हूँ? तो फिर आप जयंतीलाल सोलंकी से मीटिंग नहीं, मैं अपने वकील से बात करूँगी। गलती करेंगी? क्यों भला? आपके वकील की इन पेचीदा हालत की जानकारी सिफर है। वो केस को समझते समझते समझ पाएगा कि जबकि सोलंकी साहब पहले ही सब समझे बैठे हैं। सारी रात काम करके उन्होंने वो कागजात तैयार करवा भी लिए हैं जो कि कल सुबह प्रोबेट कोर्ट में पेश किए जाने होंगे। इसी काम को आपका वकील जब हाथ में लेगा तो उसे किसी कारामद मुकाम तक पहुंचाने में हफ्ता लगा लेगा और तब तक गाड़ी छूट चुकी होगी। वो सोचने लगी। मैडम, वक्त की ज़रूरत तपते लोहे पर चोट करने की है। ओके, वो निर्णायक स्वभाव से बोली। मुझे तुम्हारी पेशकश कबूल है। मैं कल सुबह सोलंकी से मिलूंगी। अभी? अभी क्यों? मैंने बोला ना, ज़रूरत तपते लोहे पर चोट करने की है। लेकिन वकील अपनी तरफ से कितना ही उम्दा ब्रीफ तैयार कर ले, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो क्लाइंट से ही मालूम की जा सकती हैं। इसलिए आपकी अपनी खातिर आपका सोलंकी साहब से फ़ौरन मिलना निहायत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मेरी और अपॉइंटमेंट है प्रिंसेस टू नाम के उस यार्ड पर किसी से जो अभी अभी कहीं से वापस लौटा है। तुम्हें कैसे मालूम? मालूमात काबू में करना मेरा कारोबार है। कैसे किया यह कारोबार, साफ बोलो। आज शाम किसी वक्त प्रिंसेस टू एकाएक लंगर उठाकर कहीं चलता बना था। इस बात से आपके होश उड़ा दिए थे। एक हेलीकॉप्टर किराए पर लेकर आप उसकी तलाश में निकली थी, लेकिन जब तक आप उसे समुद्र में लोकेट कर पाई थी तब तक वो वापस लौट रहा था। इसलिए आप नहीं जानती कि असल में यार्ड कहाँ गया था। ठीक कहा मैंने? उसके चेहरे पर पहले हैरानी के और फिर भय के भाव प्रकट हुए। फिर मशीन की तरह उसका सिर सहमति में हिला। मैडम, अकेले आप जो कर सकती थी कर चुकी।
अब आपको मदद की ज़रूरत है और बेहतरीन मदद आपको मिस्टर सोलंकी से ही हासिल हो सकती है। इस बाबत आप फ़ौरन कोई कदम नहीं उठाएंगे तो पछताएंगे। मेरे कपड़े यार्ड पर हैं, उन्हें वहीं रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका संबंध उस यार्ड से जुड़ना आपके लिए ठीक ना होगा। क्यों ठीक ना होगा? सुनिए, समझिए। आज दोपहर बाद 3 बजे मोडक अपने यार्ड सी हॉक पर कहीं के लिए रवाना होने वाला था। उसके प्रोग्राम का उसके कत्ल से यकीनन कोई रिश्ता है। कातिल उसे यूं नहीं पहुंचने से रोकना चाहता था। शायद इसलिए वो खून खराब हुआ। हालात का इशारा इस तरफ है कि जिस काम के लिए सीहॉक से निकलना था, उसके न निकल पाने की वजह से उसे काम के लिए प्रिंसेस टू निकला था। वो क्या काम था? प्रिंसेस टू की मंजिल कौन सी थी आप नहीं जानते, लेकिन वो तमाम सिलसिला कत्ल की बुनियाद बना हो सकता है। आप खुद बताइए, ऐसे किसी सिलसिले के साथ आपका खुद को जोड़ना क्या मुनासिब होगा? उसका सिर इनकार में हिला। इसलिए मेरी राय मानिए, अपनी कार में वापस बैठिए, मुझे साथ बिठाइए और फ़ौरन मुंबई का रुख कीजिए। वो फिर सोचने लगे। जो फैसला करना है जल्दी कीजिए मैडम, शेट्टी उतावलेपन स्वर में बोला, क्योंकि मौजूदा हालत में एक एक मिनट कीमती है। ठीक है, वो बोले, तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ मुंबई जाने को तैयार हूँ। एन माकूल फैसला किया आपने, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ तुम्हारा मुकाम क्या है? होटल श्रीमाया। तुम कोई डिटेक्टिव हो? क्यों पूछ रही हैं? तुम्हारी बातों से, कार्यकलापों से लगता है, इसलिए पूछ रही हूँ। ये कोई बड़ा सीक्रेट है तो मत जवाब दो। नहीं नहीं, नहीं कोई सीक्रेट नहीं। हाँ, मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, मुंबई से ऑपरेट करता हूँ। इस वक्त मिस्टर सोलंकी के लिए क्या काम कर रहे हो? मेरी डिटेक्टिव एजेंसी सोलंकी एंड ढोलकिया सॉलिसिटर से सालाना रिटेनर पर है, इसलिए काम हो ना हो मेरी हाजिरी उनके साथ बनी रहती है। अब तुम मेरे पीछे लगने का इरादा रखते हो? पीछे नहीं मैडम, मुंबई मैं आपके साथ चलूँगा, ताकि रास्ते में मेरा इरादा ना बदल जाए, ताकि आप सेफ पहुँच पाएँ। अब सुनो, मैं क्या चाहती हूँ, तुम अपने होटल पहुँचो सुबह 3 बजे। तुम्हें मैं वहाँ फ़ोन करूँगी, उसके बाद जैसे तुम चाहोगे हम के मुंबई के सफ़र पर निकलेंगे। नहीं मैडम, शेट्टी ने मजबूती से इनकार में सिर हिलाया। फ़ौरन रवानगी ज़रूरी है। मिस्टर सोलंकी कागजात पर साइन कराने के लिए खास आपके लिए ऑफिस में बैठे रात खोटी कर रहे हैं। आपको फ़ौरन ही चलना होगा। नहीं, फ़ौरन नहीं। तुम या मेरी बात मानो या नक्की करो। आपने 3 बजे फ़ोन न किया, ये करना भूल गई तो सोती रह गई। ऐसा नहीं होगा, वादा करती हूँ। वो हिचकिचाया। ये ना भूलो। दिव्य ने स्वर में चेतावनी का पुट आ गया कि अपने वकील के पास जाने का ऑप्शन मेरे सामने हमेशा खुली है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी पेशकश को भाड़ में झोंकूं और जो से स्याह सफ़ेद करना है अपने वकील को करने को बोलूं? नहीं तो फिर कहना मानो। क्या सबूत है आप अपने वादे पर खरे उतरेंगे? कोई सबूत नहीं। आई हैव गिवन यू माई वर्ड, यू कैन टेक इट और लीव इट। आई टेक इट। गुड, मैं जाती हूँ। मेरे पीछे लगने की कोशिश न करना। ताकीद रहे, पीछे लगे तो अपने मन माफिक बनती बात को बिगाड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अंडरस्टैंड? यस मैडम। गुड। 3 बजे तुम्हारे होटल में। तब तक के लिए नमस्ते। पहले तुम जाओ। सहमति में सिर हिलाता वो अपनी कार में सवार हुआ और वहां से रवाना हो गया। वो सीधा होटल श्रीमाया और आगे अपने कमरे में पहुंचा। वहां उसने अपना पोर्टेबल टाइपराइटर उठाकर मेज पर रखा। उसे उसके केस में से निकाल कर केस को परे पलंग पर रखा और अपने क्लाइंट के लिए अपनी तब तक की रिपोर्ट तैयार करने लगा। उसका पूरा यकीन था कि दिव्या मेहता वादा खिलाफी नहीं करने वाली थी और 3 बजे निर्धारित समय पर उन दोनों की मुलाकात होने वाली थी। लेकिन वो मुलाकात न हो पाती तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट कम से कम ये स्थापित कर सकते थे कि उस दिशा में उसने कोई कोशिश उठा नहीं रखी थी। उसने अपना टाइपराइटर अभी 2 दिन पहले ओवरहॉल
करवाया था, उसमें नया रिबन और नया रोलर डलवाया था। उसने कार्बन के साथ रोलर में 2 फुल स्केप शीट सरकाई और रिपोर्ट टाइप करने लगा। ये 3 पेज की रिपोर्ट टाइप कर चुकने के बाद उसने आखिरी कागज़ रोलर में से खींचे और सारे कागजात ब्रीफ केस के हवाले किए। वो टाइपराइटर की कैरेज के सेंटर से लाकर उसे केस में बंद करने लगा था कि उसे एक आइडिया सूझा। उसने कैरेज को सरका कर कोने में किया और पेपर रहित रोलर पर एक उंगली की छांट कर कीबोर्ड का एक एक अक्षर ठोकने लगा। यूं जो इबारत रोलर पर अंकित हुई थी, राजा राव को गोली, राजा राव को गोली, दूसरी मुझे, मैं और टाइप नहीं कर बढ़िया। अब उसने अपने टाइपराइटर को इस टाइपराइटर की जगह पहुंचाना था जो कि मौका या वारदात पर सी हॉक के केबिन में पड़ा था। लेकिन केबिन वाले टाइपराइटर को गायब कर देना भी था। फिर जब वो टाइपराइटर बरामद होता तो वो इस बात को अपने आप सबूत होता कि एन शिवा राजाराव पहले मरा था। प्राण निकलने से पहले बारी बारिया टाइपराइटर वसीयत करने वाला खुद इस हकीकत को मोहर बंद करके मरा था। बढ़िया। कोठारी एंड ओसवाल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एंड बिल्डर्स का ऑफिस मुंबई में तारादेव के इलाके में था। ऑफिस खुलने का टाइम 10 बजे का था, लेकिन उस रोज़ 8 बजे से पहले ही फर्म का सीनियर पार्टनर प्रफुल्ल कोठारी अपने ऑफिस के बंद दरवाजे के सामने मौजूद था, क्योंकि उसे मालूम था कि पहले डाक सुबह 8 बजे तक हर हाल में आ जाते थे। उसने अपनी चाबी लगाकर ऑफिस का प्रवेश द्वार खोला और भीतर कदम रखा। उसने भीतर की एक दो तमाम नहीं बढ़िया बत्तियां जलाई और छोटे से हॉल के सामने ही मौजूद अपनी सेक्रेटरी राधिका खरे के डेस्क पर पहुंचा। वो डेस्क के पीछे अपनी सेक्रेटरी की कुर्सी पर बैठ गया, जिसका रुख की प्रवेश द्वार की तरफ था। अपनी उस पोजीशन से वो प्रवेश द्वार को देख सकता था, जिसमें कि पीतल मड़ी वो झिर्री थी, जिसमें से पोस्टमैन डाक भीतर डालता था। उसने अपने ब्रीफ केस में से उस रोज का अखबार निकाला और अपनी स्थापित आदत के मुताबिक अखबार को सीधे बिजनेस सेक्शन पर खोला, जहां सबसे पहले उसने शेयरों के उतार चढ़ाव वाला कॉलम पढ़ना शुरू किया। उस दौरान बाहर गलियारे में कोई मामूली सी भी आट होती थी तो सुबह के सन्नाटे में उसे साफ सुनाई देती थी और उसकी व्यग्र निगाह अखबार पर से उठकर समीप प्रवेश द्वार की झिर्री की तरफ उठ जाती थी। एकाएक फोन की घंटी बजी। कोठारी ने च्यों कर उसकी तरफ देखा। इतनी उस समय फोन बजने की वो अपेक्षा नहीं कर रहा था। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया तो लाइन पर अपने युवा पार्टनर कपिल और ओसवाल को पाया। गुड मॉर्निंग। कोठारी के कान में उसकी आवाज़ पहुंच पड़ी। यूं ही तस्दीक करने के लिए फ़ोन किया था कि आप पहुंच गए हुए थे। कोठारी ने हुंकार भरी। क्या खबर है? क्या खबर है? अभी कोई खबर नहीं। अभी डाकिया नहीं आया। हमारा एडवोकेट कहता है कि सुबह की डाक डिलीवरी के टाइम तक हम सेफ नहीं हैं। अगर उसने अपनी मंजूरी शनिवार डाक में डाली होगी तो उसकी फतह है। अगर तो करार से बंधे रहना हमारी मजबूरी होगी। मुझे उम्मीद नहीं कि शनिवार उसने अपनी मंजूरी की चिट्ठी पोस्ट की होगी। जो फैसला वो 3 महीनों में न कर सका, उसे करार को आखिरी दिन किया होगा। न तरक्की की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। मेरा भी एन यही कहता है। मेरा भी एन यही ख्याल है। इसलिए मैंने दूसरी पार्टी से बात भी कर ली है और आज लंच की अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर ली है। ठीक किया, लेकिन
लेकिन क्या, मोडक बहुत घिसा हुआ व्यापारी है और टॉप का हरामी। मुझे अंदेशा है कि वो कहीं हमारे साथ चूहे बिल्ली का खेल न खेल रहा हो। वो जान के मंजूरी डिले कर रहा होगा। हाँ, मुझे यकीन है। इतने बड़े डील में चूहे बिल्ली का खेल नहीं हो सकता था। वो क्या जानता नहीं होगा कि कभी कभी चूहा भी बिल्ली पर झपट पड़ता है। ठीक, आपका अंदेशा बेमानी है। निश्चिंत होकर बैठिए, चिट्ठी नहीं आने वाली। तेरा क्या प्रोग्राम है? तेरा क्या प्रोग्राम है आज? टाइम पर नींद नहीं खुली, अभी जागा हूँ। 1 घंटा लग जाएगा नींद, 1 घंटा लग जाएगा पहुँचने में। आज ही देर से जागना था, जल्दी आने की कोशिश कर। अच्छा, संबंध विच्छेद हो गया। उसने रिसीवर वापस क्रेडल पर रखा और कोट की ऊपरी जेब में मौजूद सिगार बाहर निकाला। उसने अनमने भाव से सिगार सुलगाया, उसके छोटे छोटे कश लगाने लगा। उसका पार्टनर कपिल ओसवाल न सिर्फ नौजवान था, मिजाज में खिल, खिलंद खिलंदा खिलंदड़ापन होने की वजह से कदरन गैर जिम्मेदार था और अपना प्ले बॉय जैसा, लेडीज मैन जैसा इमेज बनाकर रखने में शान समझता था। कुछ चर कोठारी सिगार कश लगाता रहा। उसने फिर अखबार की तरफ तवज्जो दी। इस बार उसके मुख पृष्ठ पर निगाह डाली। जिस पहली खबर जिस पहली ही खबर पर उसकी निगाह पड़ी, उसकी हेडलाइन पढ़कर ही वो सन्नाटे में आ गया। फिर जल्दी जल्दी उसने मुकम्मल खबर पढ़ी। जिस पहली खबर जिस पहली की खबर उसकी निगाह पड़ी, उसकी हेडलाइन पढ़कर वो सन्नाटे में आ गया। फिर जल्दी जल्दी उसने मुकम्मल खबर पढ़ी। हेल, ब्लडी हेल! उसने अखबार को उंगलियों से निकल जाने दिया और हाथ बढ़ाकर फ़ोन अपनी तरफ घसीटा। वो इतना उत्तेजित था कि 2 बार उससे नंबर गलत पंच हुआ। तीसरी कोशिश में वो अपने पार्टनर का नंबर ठीक से पंच कर पाया। तत्काल उत्तर मिला, कोठारी बोल रहा हूँ। अरे डैडियो, खता हो गई जो मैं देर से जागा। उसे कपिल देव उसे कपिल ओसवाल की चिड़ी हुई आवाज़ सुनाई दी। अब शिट से शावर का तो टाइम दो। शट अप, कोठारी दाड़ा, एंड लिसन। लाइन पर खामोशी छा गई। क्या हुआ? फिर ओसवाल का दबा स्वर सुनाई दिया। सब काम छोड़कर आज का अखबार काबू में कर और उसका फ्रंट फ्रंट पेज दे। क्या है उस पर? मोटा का कत्ल हो गया है। क्या? मुरुड में समुद्र में खड़े उसके यार्ड पर उसकी लाश पड़ी पाई गई है। यार्ड पर उसके साथ उसका जिगरी दोस्त एन शिवा राजाराव भी था। किसी ने परसों शनिवार किसी वक्त दोनों को शूट कर दिया, लेकिन लाशें कल इतवार को बरामद हुई। अभी तक पुलिस को कातिल का कोई सुराग नहीं पा सकी। न ही बाजरिया पोस्टमार्टम या किसी और तरीके से अभी तक कत्ल का वक्त ही निर्धारित हुआ है। आया कुछ समझ में? आपका मतलब है कि शनिवार रात 12 बजे की करार की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही मर गया हो सकता है? पहले या बहुत पहले? अहम बात यह है कि मुर्दे मंजूरी नहीं अरसाल करते हैं। वो अपनी कॉन्फ्रेंस की हामी की चिट्ठी नहीं साइन करते। शायद चिट्ठी वो कत्ल की नौबत आने से पहले ही पोस्ट कर चुका हो। शायद ना कर चुका हो। तू पहले अखबार देख और फिर भले ही शेव शावर छोड़ के इधर पहुंच। ठीक है। कोठारी ने फ़ोन वापस क्रेडल पर रखा और फिर अखबार का मुख पृष्ठ की ओर आकर्षित हुआ। इस बार इस बार उसने खबर को बहुत गौर से एक एक अक्षर पढ़ के देखा। आखिरकार उसने अखबार परे फेंका और फिर फ़ोन कर रिसीवर काबू में किया। उसने एक नंबर डायल किया। घंटी बजने का सिग्नल उसे मिला, लेकिन उत्तर नहीं मिला।
तभी बाहर गलियारे में आठ हुई। उसने रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया और सतर्क होकर बैठ गया। उसकी निगाह पर ऑफिस के प्रवेश द्वार पर टिक गई। डाक की झिर्री में कई लिफाफे भीतर फर्श पर आकर गिरे। फिर गलियारे से दूर होती कदमों की आहट आई। डाकिया अपना काम करके जा रहा था। वो अपने स्थान से उठा, लंबे डग भरता प्रवेश द्वार पर पहुंचा। उसने झुककर फर्श पर पड़ी कोई दर्जन भर की चिट्ठियां उठाई और उनके साथ वापस अपने ऑफिस में लौटने लौटने की जगह फिर वहीं ऑफिस सेक्रेटरी के डेस्क पर बैठ गया। हर लिफाफे के बाएं निचले कोने पर भेजने वाले का पता पढ़ते हुए उसने तेजी से एक लिफाफे पर निगाह डालने आरंभ की। आधे लिफाफे गुजर गुजर गए तो वो सुकून महसूस करने लगा। हाथ में 3 लिफाफे रह गए तो उसके होठों पर मुस्कुराहट फूटने लगी, लेकिन जब आखिरी लिफाफा हाथ में आया तो उसका सुकून भी हवा हो गया और मुस्कुराहट भी उड़ गई। उस लिफाफे पर भेजने वाले के पते की जगह बोलपन से लिखा था, विलास राव मुडक, कैंप ऑफिस, सी हॉक, मुरुड। लिफाफे पर जाने वाले के पते की जगह उसका पता दर्ज था। ऊपर दाएं कोने में 5 रुपए की डाक टिकट को कैंसिल करती डाक खाने की मुहर पर जो साफ पढ़ा जा रहा था, मुरुड 413510, 11/12/2004। कुल जहां को कोसते हुए उसने लिफाफा खोला और भीतर से टाइपशुदा चिट्ठी बरामद की, जिसमें लिखा था, मैसर्स कोठारी एंड ओसवाल, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एंड बिल्डर्स, 11 रोजवुड चैम्बर्स, तारदे, मुंबई 110034। डियर सर, आपको विदित है कि बेलापुर की प्रॉपर्टी की खरीद के सिलसिले में हमारे बीच करार है कि 15 लाख रुपए की बयाने की आवाज में हमें खरीद के लिए अपनी हामी हामी भरने या इनकार करने के लिए 3 महीने का वक्त मिलेगा और वो वक्त शनिवार दिनांक 11/12/2004 को रात 12 बजे समाप्त होगा। अगर तब तक हम अपनी मंजूरी आपको अरसाल नहीं करते तो खरीद की बाबत हमारे ऑप्शन अपने आप ही खारिज समझी जाएगी। लेकिन अगर वक्त रहते हम अपनी मंजूरी आपको अरसाल करते हैं तो उक्त प्रॉपर्टी को परस्पर सहमति से पहले से निर्धारित मूल्य पर खरीदने के लिए अधिकारी हम और सिर्फ हम होंगे। हम उस प्रॉपर्टी को खरीदने के पहले दिन से इच्छुक हैं, लेकिन मंजूरी आखिरकार दिन तक रोके रखने की वजह ये भी थी कि हमें विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आप हमारे बीच हुए करार का इसलिए कोई तोड़ सोच रहे हैं क्योंकि हाल में उस प्रॉपर्टी की कीमत कम से कम नहीं तो 2 गुना हो सकती है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के आजू बाजू की प्रॉपर्टी के मालिकान आप समझ रहे हैं आप मालिकान आप पर हमारे से कहीं ऊंची कीमत का दबाव बना रहे हैं कि आप हमारे साथ हुए अपने करार से मुकरें और और प्रॉपर्टी दूसरी पार्टी को बेच पाने की जुगत करें। बड़े दुख की बात है कि आप ऊंची ऑफर के लालच में जेर साया करार से मुकरने की कोशिश में पूरी तरह से सक्रिय हैं। इसी वजह से दूसरी पार्टी की शय पर आप ये भी प्रचारित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उक्त प्रॉपर्टी की खरीद को इस वजह से दूसरी पार्टी की शय पर आप से भी प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उक्त प्रॉपर्टी की खरीद एक घाटे का सौदा है, जिसमें 15 करोड़ की रकम लगाना
ज़्यादा नहीं तो अभी रकम डुबोने के समान है।